नमस्कार। स्वराज एक्सप्रेस पर खेती किसानी और ग्रामीण भारत की तमाम खबरें लेकर मैं हाजिर हूं आकांक्षा ठाकुर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के बीच सागर तट से टकराया सुपर साइक्लोन अम्फान। 155 से 165 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है हवाएं। राहत और बचाव कार्य के लिए एनडीआरएफ की 41 टीमें तैनात। किसान कांग्रेस के नेताओं ने केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के घर के बाहर दिया धरना। सरकार पर किसानों की अनदेखी का लगाया आरोप। कहा, मुश्किल में है किसान, अकेला नहीं छोड़ सकते। छत्तीसगढ़ की बघेल सरकार का बड़ा फैसला, भूमिहीन किसानों को भी मिलेगा राजीव गांधी किसान न्याय योजना का लाभ। कार्य योजना बनाने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समिति गठित। एमपी में सोयाबीन के बीज का दाम तय करने की मांग। एमपी किसान कांग्रेस के अध्यक्ष केदार सिरोही ने सीएम शिवराज को लिखा खत। कहा, आपदा में अवसर तलाश रहे हैं व्यापारी। सुपर साइक्लोन अम्फान पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के बीच सुंदरबन के नजदीक समुद्र तट से टकराया है। इसके बाद भीषण बारिश के साथ तेज हवाएं चल रही है। इसे बंगाल की खाड़ी में उठा 21वीं सदी का सबसे शक्तिशाली तूफान बताया जा रहा है। एनडीआरएफ के साथ पश्चिम बंगाल और ओडिशा की सरकारों ने तटवर्ती इलाकों से लगभग 4.5 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। इसके अलावा राहत और बचाव कार्य के लिए एनडीआरएफ ने 41 टीम तैनात की है, जबकि 24 टीम को तैयार रखा गया है। नौसेना ने भी राहत कार्यों में पश्चिम बंगाल सरकार की मदद करने के लिए एक टीम भेजी है। सिचुएशन इज अ फास्ट चेंजिंग ट्रांसफॉर्मिंग सिचुएशन और ऐसा नहीं है कि एनडीआरएफ की ड्यूटी या किसी भी एजेंसी की ड्यूटी साइक्लोन के परिप्रेक्ष्य में खत्म हो जाती है साइक्लोन के लैंडफॉल के बाद। इनफैक्ट साइक्लोन के लैंडफॉल के बाद काम एक्चुअली शुरू होता है और साइक्लोन के पोस्ट साइक्लोन सिचुएशन में रिकवरी रेस्टोरेशन का काम शुरू होता है। तो दिस इज अ लॉन्ग हॉल। एनडीआरएफ की टीम की एक्टिविटीज, कोऑर्डिनेशन, अवेयरनेस तो हुआ ही है। इस बीच में इवैक्यूएशन का काम काफ़ी हुआ है और अभी एज वी टॉक, एज वी स्पीक, वो सभी टीमें एक्शन में हैं, सभी टीमें ग्राउंड पे हैं, सभी टीमें आउटसाइड हैं साइक्लोन एरिया में एंड रोड क्लियरेंस और रेस्टोरेशन का काम शुरू हो चुका है। उधर छत्तीसगढ़ सरकार ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना के दूसरे चरण में राज्य के भूमिहीन कृषि मजदूरों को भी शामिल करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसकी कार्य योजना बनाने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति बनाई है। इसे 2 महीने का समय दिया गया है। छत्तीसगढ़ सरकार 21 मई को पूर्व पीएम राजीव गांधी की पुण्यतिथि के दिन इस योजना को लागू करेगी। इसके तहत न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान बेचने वाले किसानों को प्रति क्विंटल 685 रुपए के हिसाब से भुगतान किया जाएगा। इसका मकसद धान किसानों को 2500 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से भुगतान करने का अपना वादा पूरा करना है। इस अतिरिक्त मदद के लिए केंद्र से मंजूरी ना मिलने की वजह से सरकार को ये नई योजना लानी पड़ी है। इसके अलावा बीते साल के मुकाबले धान की खेती घटाकर दूसरी फसलें लगाने पर किसानों को प्रति एकड़ 10,000 रुपए की मदद भी दी जाएगी। इस पूरी योजना से प्रदेश में 19 लाख किसानों को फायदा मिलने का अनुमान है। इससे के राज्य सरकार ने 5700 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। रेगिस्तानी टिड्डियां राजस्थान से लेकर मध्य प्रदेश तक फैल चुकी हैं। झालवाड़ जिले के सरोद गांव में टिड्डी दल की दस्तक से किसानों में हड़कंप मच गया है। किसानों ने थाली बजाकर पटाखे फोड़कर टिड्डियों को भगाया, लेकिन टिड्डी दल ने 15 से 20 मिनट में ही संतरे के पेड़ों को नुकसान पहुंचा डाला। इसके बाद वो आगे मध्य प्रदेश की तरफ बढ़ गई। किसानों ने इस बारे में कृषि विभाग के अधिकारियों को सूचना दी है। मेरे गांव में टिड्डियों का एक दल आया था, जिसको हमने वापस गरोट यानी कि मध्य प्रदेश क्षेत्र में जाते हुए देखा। 15 मिनट तक यहाँ रुका। इस मामले में हमने प्रशासन को अवगत कराया और मौके पे तहसीलदार जी, पटवार साहब सभी आए थे।
मध्य प्रदेश के नीमच और रतलाम में भी टिड्डियों का दल देखा गया है। इससे किसानों के सामने खरीफ की फसलों को बचाने की चुनौती खड़ी हो गई है। यहां उज्जैन से शाजापुर की तरफ टिड्डियों के बढ़ने की जानकारी आ रही है। जाहिर है कि अगर टिड्डी नियंत्रण के लिए तत्काल ठोस कदम नहीं उठाए गए तो किसानों को खरीफ की फसलों में भारी नुकसान हो सकता है। इस चुनौती से निपटने की तैयारियों पर पौध संरक्षण निदेशालय फरीदाबाद में उप निदेशक केएल गुर्जर से फोन पर बात की है। स्वराज एक्सप्रेस की एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर अनिका आर्यन ने, आइए सुनते हैं। और इस पर और ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ प्लांट प्रोटेक्शन एंड क्वारंटीन लोकस डिवीजन के डायरेक्टर केएल गुर्जर जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। गुर्जर जी, ये बताएं, टिड्डियों का अटैक अब मध्य प्रदेश में भी देखने को मिल रहा है। किसानों का कहना है कि इतने सालों बाद अनफोर्सीन कंडीशंस थे, इतने सालों बाद नीमच मंदसौर के जरिए ये टिड्डी दल वहां पहुंच गया है। क्या तैयारी है अधिकारियों की? हाँ, ये जो इस बार जो दल है मध्य प्रदेश में पहुंच गया, ये काफी सालों बाद 93 में हुआ था ऐसा, उसके बाद इस साल ही हुआ है और इस बार समय से पहले ही ये आ चुका है दल और इसका बहुत तेजी से मूवमेंट है एक जगह से दूसरी जगह पे। इसलिए जो है ये राजस्थान होता हुआ और एमपी में एंटर करके और आगे उज्जैन और नीमच और मंदसौर इन जिलों में प्रवेश कर गया है। और इसके कंट्रोल के लिए हमारी जो टीमें हैं वो वहां तक लगी हुई है, राजस्थान से लेके और मध्य प्रदेश तक सारी जो हमारी टीमें हैं, सभी जो पॉइंट्स जहां पे ये सेटल होते हैं वहां पे जो हमारी टीम अवेलेबल रहती है इसको कंट्रोल कर रहे हैं। साथ में जो वहां के जो ट्रैक्टर माउंटेड स्प्रेयर हैं, लोकल जो रिसोर्सेज हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से और एग्रीकल्चर से जो हैं अवेलेबल रिसोर्सेज है, उनका भी पूरा सपोर्ट मिल रहा है और सब जॉइंटली इसको कंट्रोल कर रहे हैं। सर, ये कहना है किसानों का कि इस बार जो टिड्डियों का जो प्रवृत्ति है वो पिछले बार के मुकाबले जो आई थी उनसे कुछ अलग है। एक तो जो एक के ऊपर एक बैठ जाती हैं और अपने पंखों को बंद कर लेती हैं, तो जो ये पेस्टिसाइड है ये मुकम्मल तरीके से उनके शरीर में प्रवेश नहीं कर पा रहे और इससे वो उतना इफेक्टिव नहीं है। तो आपकी क्या इसको देखकर स्ट्रैटेजी आप लोगों ने भी कुछ बदली है? क्या तरीके हैं? कौन सी दवाइयाँ छिड़की जा रही हैं? कितनी मात्रा में? हाँ, जो इस बार की प्रवृत्ति इसलिए कि ये इमेच्योर अडल्ट है और ये क्या है कि ये जो स्टेज होती है वो बहुत ही एक्टिव स्टेज होती है और ये इसको कंट्रोल जैसे ही करते हैं तो ये तुरंत उड़ने की कोशिश करती है और इसको कंट्रोल करना में थोड़ी कठिनाई होती है। और इसके अलावा जो इसका जो पेस्टिसाइड्स हैं वो जो वहाँ पे इसके लिए फसलों के लिए जो अनुशंसित किए गए हैं वो हमने इनको सभी को जो जानकारी दे दी है और वहाँ पर जो पेस्टिसाइड अवेलेबल है और वो उसी पेस्टिसाइड से जैसे कि क्लोरोपाइरिफास है 20%, 50% लेमडा साइलोथ्रीन 5%, तो उनका घोल बना करके और ट्रैक्टर माउंटेड स्प्रेयर से उसका छिड़काव प्रेशर के द्वारा उसको कंट्रोल करके और किया जा रहा है। इसके साथ ही जो हमारी जो गाड़ियां हैं व्हीकल माउंटेड स्प्रेयर, वो मेलाथियन 96% जो केमिकल है जो इसके रिकमेंडेड है लोकस्ट के लिए, शेड्यूल्ड डेजर्ट एरिया के लिए, वो जो क्रॉप्स और फसल का जो एरिया है उससे दूर जो खाली जगह है जो एरिया है वहां पर हमारी टीमें कंट्रोल कर रही है। जी, इसमें ये भी बोला जा रहा है कि जो संसाधन है उनकी कमी है, जो ट्रैक्टर माउंटेड स्प्रेज हैं उनसे ठीक तरह से काबू नहीं पाया जा सकता है और संसाधनों की कमी है ग्राउंड पर। क्या कहेंगे आप? जो हमारे पास जो संसाधन है वो सारे लगाए हुए हैं और संसाधनों की जो कमी है वो जो वहां पर जो जितने मैक्सिमम कर सकते हैं वो हम करने की कोशिश कर रहे हैं और ये जल्दी ही काबू में कर लिया जाएगा। ऐसी कोई विशेष अभी तक वो नहीं है कि बहुत ज्यादा कमी है संसाधनों की। किसानों का ये कहना है कि उनकी मूंग की दाल की फसल पर जो टिड्डियां हैं वो अटैक कर रही हैं, उनको किस तरह से आप आश्वासन देंगे? हाँ, जो टिड्डियां अटैक कर रही हैं उसमें जो अनुशंसित कीटनाशी हैं वो राज्य कृषि विभाग के द्वारा के सहयोग से अनुदान के ऊपर उसको वो किसान छिड़क सकते हैं और जो राज्य कृषि विभाग है उनको वो दवा है उपलब्ध कराना चाहिए ताकि वो
अपने स्तर पर और या एक सामूहिक स्तर पर ट्रैक्टर माउंटेड से वो जो फसल है उसके ऊपर छिड़काव कर सकें। अब सर कोविड का भी संकट सिर पर है, ऐसे में जो सप्लाई है दवाओं की, क्या आपको लगता है कि वो कोई बाधा नहीं सामने आएगी? अभी ऐसी दवाओं की सप्लाई की कोई संकट ऐसा नहीं है, सभी जगह दवाएं उपलब्ध हैं और पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं, ऐसी कोई संकट की कोई सूचना नहीं है। जी धन्यवाद इस बातचीत के लिए। जी सोयाबीन की बुवाई का समय नजदीक आने के साथ मध्य प्रदेश में इसके बीज महंगे हो गए हैं। इसको लेकर मध्य प्रदेश किसान कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष केदार शंकर सिरोही ने सीएम शिवराज सिंह चौहान को चिट्ठी लिखी है। उन्होंने सरकार से सोयाबीन के टीएल बीज यानी ट्रू लेवल सीड का दाम तय करने की मांग की है ताकि किसानों का शोषण रोका जा सके। अपनी चिट्ठी में उन्होंने लिखा है कि व्यापारियों ने कोरोना आपदा को अवसर बना लिया है और सोया बीज को ऊंचे दाम पर बेच रहे हैं। 20 मई यानी आज विश्व मधुमक्खी दिवस है। आज ही मधुमक्खी पालन का आधुनिक तरीका इजाद करने वाले एंटोन जॉनसा का जन्म हुआ था। उन्हीं की याद में ये वर्ल्ड बी डे मनाया जाता है। इसका मकसद मधुमक्खियों के महत्व, योगदान और उनके संरक्षण को लेकर जागरूकता बढ़ाना है। एक अनुमान के मुताबिक दुनिया में 33% खाद्य उत्पादन मधुमक्खियों पर निर्भर है क्योंकि ये परागण में मददगार होती है। इसके अलावा मधुमक्खियों से मिलने वाली शहद, मोम और रॉयल जेली जैसे उत्पाद भी किसानों के लिए अच्छी आमदनी के स्रोत हैं। हालांकि कोरोना संकट ने मधुमक्खी पालन पर भी असर डाला है। यही वजह है कि केंद्र सरकार ने अपने राहत पैकेज के तहत मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने का फैसला किया है। इसके लिए 500 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया गया है। भारत में 2018-19 में 1,15,000 टन शहद का उत्पादन हुआ, जिसमें लगभग 62,000 टन का निर्यात हुआ। शहद के साथ साथ परागकण या पोलन, रॉयल जेली, मोम, प्रोपोलिस और मधुमक्खी के डंक जैसे उत्पादों के निर्यात से देश को सालाना 1,200 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा मिलती है। यानी मधुमक्खियों और इनके लिए वनस्पतियों को बचाना बेहद जरूरी है। मधुमक्खियों और मधुमक्खी पालकों के सामने आने वाली समस्याओं के मुद्दे पर नेशनल बी बोर्ड की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य देवव्रत शर्मा से बात की है स्वराज एक्सप्रेस की एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर अनिका आर्यन ने। आइए सुनते हैं। आज वर्ल्ड बी डे है यानी विश्व मधुमक्खी दिवस, और इस मौके पर हम आज बातचीत करेंगे। हमारे साथ नेशनल बी बोर्ड के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य देवव्रत शर्मा जी जुड़ गए हैं। देवव्रत जी, स्वागत है आपका किसान बुलेटिन में। सबसे पहले आपको बधाई, और ये पूछना चाहूंगी कि कोविड के संकट से उपजे जो ये दिक्कतें हैं, परेशानियां, इसको देखते हुए निर्मला सीतारमण जी ने मधुमक्खी पालकों को एक अच्छे खासे आर्थिक राहत पैकेज का ऐलान किया है। इससे बोला जा रहा है कि 2 लाख मधुमक्खी पालकों को फायदा पहुंचेगा। असल में ग्राउंड पर इससे उनको कितना फायदा होगा? कोविड-19 की वजह से भारत सरकार ने 20 लाख करोड़ के पैकेज में लगभग 500 करोड़ रुपए मधुमक्खी पालकों को दिए हैं। वो हमारे मधुमक्खी पालक साथियों के लिए, इंटीग्रेटेड बी कीपिंग डेवलपमेंट सेंटर के लिए, IBDC के लिए दिए गए हैं, या वहाँ वो उनको स्टोर करने के लिए, भंडारण करने के लिए, या कुछ महिला समूहों को या कुछ महिला मधुमक्खी पालकों के लिए दिए गए हैं। और उसके करने से लगभग जो सरकार का अनुमान है वो 2 लाख फार्मर्स को या बी कीपर्स को फ़ायदा पहुंचने की उम्मीद है। मैं कहूँगा कि ये उतना पर्याप्त नहीं है। मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि मधुमक्खी पालकों को आज इस वक्त तुरंत उनको कुछ न कुछ सहायता की ज़रूरत है, और वो हम उनको एक क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भी दे सकते हैं। यदि सभी मधुमक्खी पालकों को 1,000 रुपये प्रति बीहाइव दिया जाए तो उनको एक ऑक्सीजन में फीड करने के लिए, या अपने माइग्रेट करने के लिए, या कोविड-19 से बाहर निकलने के लिए उनके लिए एक अच्छा हो सकता है। ये बताएं कि इस कोरोना के संकट में, लॉकडाउन के दौरान मधुमक्खी पालकों को क्या दिक्कतें आ रही हैं और उनका इस राहत पैकेज से कोई वास्ता है? देखो, अभी जो कोविड-19 जो स्टार्ट हुआ, इससे हमारे मधुमक्खी पालकों को शुरुआत में काफ़ी प्रॉब्लम आई, क्योंकि हमारी सभी मधुमक्खी पालकों की जो कॉलोनी थी, बी कीपिंग एपैरी थी, जो बी हाइव एपैरी थे लगे हुए थे, वो सब राजस्थान में सरसों में या हरियाणा में लगे हुए थे, धनिया की क्रॉप में लगे हुए थे, या सहारनपुर या हमारे नॉर्थ में लगे हुए थे।
हम उन सभी को माइग्रेट करके हिमाचल या जम्मू कश्मीर या उत्तराखंड या ऐसी जगह लेके जाते हैं जहाँ लीची, यूकलिप्टस, बरसीम, शीशम या दूसरे ऐसे पेड़ मिल जाते हैं या मल्टीफ्लोरा। लेकिन इस दौरान वो माइग्रेशन नहीं कर पाए, तो एक माइग्रेशन का जो लॉस हुआ है इससे कुछ प्रोडक्शन में कुछ थोड़ी सी कमी आई है। और कोविड-19 का इफेक्ट ये है कि बाद में परमिशन मिली है, माइग्रेट भी कुछ लोगों को किया, लेकिन उनको क्वारंटाइन कर दिया गया जाके। उनको जैसे ही उन्होंने बिहाई अपने उतारे तो वहाँ लोकल लोगों ने उन्होंने कहा कि ये बाहर के लोग आए हैं, इनको क्वारंटाइन कर दिया जाए, तो उनको 14 दिन के लिए क्वारंटाइन कर दिया गया। तो कुछ मधुमक्खी पालक वहाँ माइग्रेट ही नहीं कर पाए, यानी जो माइग्रेशन एक होता था हमारा एप्पल में या दूसरी क्रॉप्स में, वो हमारा नहीं हो पाया और इससे थोड़ा सा ये एक प्रॉब्लम आई है। बाकी कोविड-19 की वजह से काफ़ी अच्छे से वायुमंडल साफ सुथरा हुआ है। ऐसे में जिनके बॉक्स सही जगह लगे हुए थे वहाँ प्रोडक्शन अच्छा हुआ है, ज़्यादा हुआ है। लंबे समय से मधुमक्खी पालक ये डिमांड करते रहे हैं कि उनको भी किसान का दर्जा दिया जाए। कितने मायूस हैं आप इसको लेकर? EAC2 प्राइम मिनिस्टर के अंडर में बी कीपिंग डेवलपमेंट कमेटी बनाई गई थी, जिसने पूरे देश भर के अंदर 10 से करीब मीटिंग की, 10 से ज़्यादा मीटिंग करी, और उसमें मधुमक्खी पालकों को, किसानों को उसमें बुलाया गया और उनकी समस्याओं को समझा जाना, और उसके आधार पर ये कुछ उसमें तय किया कि मधुमक्खी पालकों को भी किसान का दर्जा दिया जाए। और उसकी रिकमेंडेशन EAC2 PM की रिपोर्ट में प्रधानमंत्री को दी गई है और इसके ऊपर मुझे लगता है काम हो रहा है। और ये जितना जल्दी होना चाहिए था नहीं हुआ, इसके लिए सरकार ने प्रयास करने चाहिए और जल्दी से मधुमक्खी पालकों को किसान का दर्जा मिलना चाहिए, ताकि उनको सस्ते में भी ऋण मिल सके और उनके क्रेडिट कार्ड बनाए जा सके, उनको सुविधाएं दी जा सके। देश में पेस्टिसाइड्स का चलन बढ़ गया है। अगर बात करें GM कॉटन और अब GM सरसों खाद्यान्न में आने की बात हो रही है, आप लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं। क्या आशंकाएं हैं? मधुमक्खियों को किस तरह का खतरा है और इससे आम लोगों के अस्तित्व पर क्या खतरा है? इन सारे डॉट्स को कनेक्ट करके समझाएं। जो GM क्रॉप्स हैं, हम उनके सभी मधुमक्खी पालक विरोध करते हैं, क्योंकि हमारा अगर जो शहद है, जो सरसों का मेन शहद है, वो पूरा एक्सपोर्ट होता है, क्योंकि वो पूरा क्रिस्टलाइज हो जाता है, वो पूरा जम जाता है, वो हिंदुस्तान में खाया नहीं जाता। हमारे देश में भ्रांति है कि शहद जम गया तो चीनी है, तो एक तो ये सबसे बड़ी भ्रांति की वजह से उस शहद को हम यहाँ बेच नहीं पाते। वो पूरा शहद हमारा यूरोप और US को जाता है, और वो लोग हमारे GM के उल्टे अभी सर्टिफिकेट मांग रहे हैं, जब से उन्होंने शक हुआ है कि GM की टेस्ट रिपोर्ट दे दो। GM की टेस्ट कराना पड़ता है, GM की टेस्ट रिपोर्ट देनी पड़ती है, वो GM चेक करता है, तब वो हनी खरीद रहे हैं। अगर GM आ गया तो यहाँ से पूरा हनी का एक्सपोर्ट ही पूरा बंद हो जाएगा, और ऐसे में पूरा मधुमक्खी पालकों की सभी की जो है रोजी रोटी छिन जाएगी, और वो पहले से ही कुछ उनको अच्छे प्राइस नहीं मिल रहे हैं हनी के इंटरनेशनल मार्केट की वजह से। अगर हमने अपनी सभी क्रॉप्स में आत्मनिर्भरता लेके आनी है तो हमें मधुमक्खी पालन अपनाना पड़ेगा। और जो हमारी BDC की रिपोर्ट है, बी कीपिंग डेवलपमेंट कमेटी की जो रिपोर्ट है, उसके हिसाब से आज देश के अंदर 30 लाख बी कॉलोनी है, जबकि 20 करोड़ यानी 200 मिलियन बी कॉलोनियों की आवश्यकता है। यदि हमारी ये सारी देश में हमारी ये कॉलोनियाँ इतनी हुई तो हमारे देश में किसान खुशहाल होगा। और जो वर्तमान में जो प्रधानमंत्री जी का जो सपना है किसानों की आय को डबलिंग करने का, उसी के ही माध्यम से, केवल बी कीपिंग के माध्यम से इसको डबल किया जा सकता है। जी, जैसा कि प्रसिद्ध वैज्ञानिक आइंस्टाइन का भी ये कहना था कि जिस दिन इस धरती से मधुमक्खियां खत्म हो गई, उसके लगभग 4 साल बाद मानव जाति पर भी खतरा, उनके अस्तित्व पर खतरा मंडराने लगेगा। इसलिए कोशिश की जानी चाहिए कि प्रकृति के हिसाब से जैविक खेती की जाए और उसी हिसाब से जो खेती बाड़ी है उसका ख्याल किया जाए, क्योंकि उत्पादकता भी मधुमक्खियों के रहने से है। बहुत बहुत। वही मधुमक्खी पालन में आ रही समस्याओं को लेकर देहरादून के मधुमक्खी पालक रोशन मौर्य से फोन पर बात की है स्वराज एक्सप्रेस की एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर एनिका आर्यन ने। आइए सुनते हैं। जो बेसिक चीजें हैं वो आपका क्या सुझाव है, कहाँ से शुरू किया जाए? अगर इसको इन्होंने जैसे बोला कि आत्मनिर्भर बनाना है, लोकल को वोकल बनाना है, तो शहद की इंडस्ट्री तो छोटी छोटे मधुमक्खी पालक देश भर में है। अगर इस पर ध्यान दिया जाए तो ये बहुत अच्छे से आय को दुगनी कर सकती है खेती की। तो क्या सुझाव होने चाहिए टू बिगिन विद? आपने बोला कि MSP तय हो, और कुछ सुझाव आपके क्या बता रहे हैं आप? देखिए सबसे पहले तो हमारा कहना है कि सरकार मधुमक्खी पालकों की तरफ ध्यान दे
जो शहद मधुमक्खी पालक उत्पादन करता है उसको सीधा खरीदे सरकार और समर्थन मूल्य इसका घोषित करे। ठीक है जी। और जो नकली शहद बाजार में बिक रहा है, शहद के नाम पर सिरप मिल के बिक रहा है, बड़े बड़े ब्रांड है उसका बिक रहा है, उस पर अंकुश लगाए, टेस्ट लैब करे, स्वास्थ्य विभाग जो द्वारा हर जिले में बाजार में जो उपलब्ध शहद है उसकी निगरानी करे। ये कुछ चीजें हैं जो इससे कि नकली शहद पर अंकुश लगेगा। अगर सरकार सक्रिय होगी तभी होगा, अगर सरकार सक्रिय नहीं है तो कुछ नहीं हो पाएगा। आप इसमें कितना पोटेंशियल देखते हैं? जैसे कि सरकार ने अभी बोला है, प्रधानमंत्री मोदी ने खुद बोला है कि लोकल को के लिए वोकल बनना है, आत्मनिर्भर बनाना है। तो जो ये शहद बनाने की इंडस्ट्री है, जो मधुमक्खी पालक है, वो एग्रीकल्चरल आय में दुगनी करने में अपना कितना योगदान दे सकते हैं? कितना पोटेंशियल है इस इंडस्ट्री में? देखिए, मधुमक्खी पालन अगर कम हो जाएगा तो ये सोचिए कि जो कृषि उपज है वो आधी हो जाएगी। अगर मधुमक्खी पालन पर सरकार बढ़ावा देती है, इस पर ध्यान देती है, तो नेचुरली जो हमारी कृषि उपज है उसमें तो बढ़ोतरी होगी। मधुमक्खी जाती है, फूलों पर जाती है, परागकण फैलाती है, एक फूल से दूसरे फूल पर जाती है, फलों के पेड़ों पर। तो इससे ना सरकार ये किसानों की आय दुगनी हो सकती है, बड़े आराम से होगी। किसानों को जो दर्जा दिया जाए मधुमक्खी पालकों का, इसको मधुमक्खी पालक के बीच में आकर के सरकार को उनकी समस्याएं जाननी चाहिए। ये नहीं कि दिल्ली में बैठ करके सब कुछ तय होता है। और हम तो किसान मधुमक्खी पालक क्या है कि बागीचों में टेंट लगा के रहते हैं, सेल्फ क्वारंटाइन होते हैं, 2-3 लोग रहते हैं। तो हम लोगों से आकर के समस्या समझी जाए। एक जगह से दूसरे के हम अपने मधु बॉक्स को लेके जाते हैं तो 20-30 हजार रुपए ट्रक का भाड़ा एक तरफ का पड़ता है। ये बहुत सारी चीजें हैं और खाली शहद नहीं। देखिए, फसल तो बढ़ ही रही है फसल से किसानों की। तो ये देखो ना, मधुमक्खी पालकों से कितना बड़ा फायदा हो रहा है किसानों को। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने तमाम बातें की। ऑल इंडिया किसान कांग्रेस के नेताओं ने किसानों से जुड़ी 5 मांगों को लेकर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के घर के आगे सांकेतिक धरना दिया। इनकी मांगों में किसान कर्जा मुक्ति, अनाज की सीधी खरीद और किसानों को अगली फसल कटाई तक 10,000 रुपए नगद दिए जाने जैसी मांगें शामिल है। किसान कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुरेंद्र सोलंकी ने कहा है कि किसान इस समय चौतरफा मार झेल रहे हैं, इसलिए इस मुश्किल की घड़ी में हम उन्हें उनके हाल पर नहीं छोड़ सकते हैं। किसान कांग्रेस के उपाध्यक्ष हैं और आप किन मांगों को लेकर आए? आपकी क्या मांगे हैं? क्या प्रतिनिधित्व मंडल क्या अभी तक मुलाकात कर पाया? 12 तारीख को, 13 तारीख को, 14 तारीख को, कल 19 तारीख को भी वित्त मंत्री, कृषि मंत्री और प्रधानमंत्री को बार बार पत्र लिखा, मिलने का समय मांगा, अपने सुझाव दिए, लेकिन ना तो सरकार ने हमारी कोई एक मांग मांगी और ना ही हमारे सुझावों पर हमें आज तक कोई उचित जवाब दिया। हमारी 5 मांगे हैं कि देश के किसानों का अब तक का ऋण पूरा माफ़ करे सरकार। दूसरा, इस लॉकडाउन के पीरियड में सबसे बुरा समय है किसानों के लिए, उनको आज सबसे ज़्यादा ज़रूरत है नगद राशि की। हमने मांग की है कि 10,000 रुपये पर परिवार को ये सरकार तुरंत कैश के रूप में उनको पहुंचाए। और तीसरी मांग हमारी है कि जो डीजल के दाम इन्होंने बढ़ा रखे हैं बार बार, कच्चे तेल के मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट में दाम बहुत कम होने के बावजूद सरकार यहाँ पर डीजल पेट्रोल के रेट बढ़ा रही है और इस लॉकडाउन में सबसे ज़्यादा डीजल की खपत अगर कहीं हो रही है तो देश का किसान कर रहा है। तो हमने सरकार से मांग किया कि डीजल के ऊपर सरकार किसानों के लिए 20 रुपये की सब्सिडी दे। और चौथी मांग हमारी थी कि जिस तरह से महामारी फैली हुई है, हमारे देश के अन्नदाताओं का विशेष ध्यान रखने के लिए उनको फ्री हेल्थ इंश्योरेंस ये सरकार दे, ये हमारी चौथी मांग थी। और 5वीं मांग थी कि जिस तरह से उनकी फसल पूरी नहीं खरीदी जा रही है, उनका पूरा दाम MSP का नहीं मिल रहा, बिचौलिए जिस तरह से खेल कर रहे हैं, तो उनकी पूरी फसल जो है FCI डायरेक्ट खरीदे। ये हमने सरकार से 5 मांग की, लेकिन सरकार ने दुर्भाग्यपूर्ण आज तक ना तो किसी मांग को हमारी को माना और ना एक भी बार आकर हमारे किसी पत्र का जवाब दिया। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। ना लॉकडाउन का उल्लंघन करना चाहते, इसलिए हम शांतिपूर्वक तरीके से 11 लोगों का प्रतिनिधिमंडल, जो हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारी और स्टेट के पदाधिकारी जो और राज्यों से दिल्ली में रुके हुए थे, वो लोग आए हैं
और कृषि मंत्री जी से मांग करते हैं कि आप बाहर आए 2 मिनट के लिए, हमें बुला ले और हमारी मांगों को सुने और माने और देश के अन्नदाताओं का भला सोचे। अन्यथा ये किसान विरोधी सरकार ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं है और हम इस मांग को लेकर अभी हम शांतिपूर्वक कर रहे हैं। अगर आप इन मांगों को नहीं मानोगे, नहीं करोगे तो लॉकडाउन जैसे ही खुलेगा हम देश भर में बड़ा आंदोलन किसान कांग्रेस की तरफ से करेंगे और इस सरकार की नाक में नकेल डालकर हम ये 5 मांगे अपनी मनवाएंगे। तो ये थे किसान कांग्रेस के उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुरेंद्र सोलंकी, जिनका ये कहना है कि हमने सभी मांगों को लेकर प्रधानमंत्री से, वित्त मंत्री से आग्रह किया और हमें अब मजबूरी में कृषि मंत्री के द्वार पर आके धरना देना पड़ रहा है। अब इंतज़ार ये है कि कृषि मंत्री इनकी मांगों को स्वीकार करने के लिए बाहर निकलते हैं या नहीं निकलते, इसको लेकर आगे किसान कांग्रेस इंतज़ार में है। कैमरामैन विवेक के साथ बिलाल सब्जवारी, स्वराज एक्सप्रेस, दिल्ली। लॉकडाउन के चलते यूपी में किसानों को खरीफ की फसलों के बीज मिलने में दिक्कतें आ रही हैं। इस बीच सरकार ने आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय से बीज खरीदने वाले किसानों को 50% सब्सिडी देने का फैसला किया है। सब्सिडी का ये पैसा सीधे किसानों के खाते में आएगा। विश्वविद्यालय के पास अभी धान की 11 और अरहर की 2 प्रजातियों के बीज मौजूद हैं। यहाँ से बीज खरीदने वाले किसानों को पहली बार सब्सिडी दी जा रही है। इस फैसले पर किसानों ने भी खुशी जाहिर की है। 2064 और 2065 करीब 1200 कुंटल हमारे पास बीज उपलब्ध है। इसका रेट जो हम लोगों ने कर दिया है 35 रुपये 95 पैसे। ये दोनों प्रजातियां हैं, 120 से 25 दिन में तैयार होती हैं। और पिछले साल में इसकी विशेषता है कि पूरे धान में कंडुआ रोग लगा था और उससे किसानों को बहुत नुकसान हुआ, यहाँ तक कि 30-40% तक नुकसान हुआ था। और इन दोनों प्रजातियों में कंडुआ रोग बिल्कुल नहीं लगा। 50 बीघा लगभग खेती करते हैं। इस बार जो है NDR यूनिवर्सिटी में अनुदान मिलेगा, कुछ राहत किसानों को मिलेगी। शहरों से गांव जा रहे मजदूरों को मनरेगा के तहत रोजगार दिलाने पर जोर दिया जा रहा है। राजस्थान के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के मुताबिक अब तक प्रदेश में 34 लाख लोगों को मनरेगा के तहत रोजगार मिल रहा है। उन्होंने बताया कि सरकार कोशिश कर रही है कि लोगों को आसानी से मनरेगा जॉब कार्ड मिल सके। वहीं केंद्र सरकार ने भी राहत पैकेज के तहत मनरेगा योजना के लिए अतिरिक्त 40,000 करोड़ रुपए जारी किए हैं। हालांकि विपक्ष आने वाले समय में मनरेगा के तहत काम की मांग को देखते हुए इस बढ़ोतरी को नाकाफी बता रहा है। 29 दिन के अंदर पहली बार मैंने मीटिंग करी थी 17 अप्रैल को। राजस्थान में सिर्फ 62,000 लोग नरेगा से काम ले रहे थे। आज वो संख्या 34 लाख हो गई है। 28 दिन के अंदर 62,000 से हम 34 लाख पर पहुंचे हैं। और हिंदुस्तान में राजस्थान नंबर 1 राज्य है जहां गांव देहात में लोगों को नरेगा से रोजगार मिल रहा है। और हमने कहा है जो हमारे साथी श्रमिक वापस अपने प्रदेश में आएंगे उन लोगों के लिए हम आसानी से जॉब कार्ड बनाएंगे, उनकी कहाँ ट्रेनिंग करा सकते हैं वो भी कराएंगे, लेकिन सरल और आसान तरीके से उन लोगों को काम मिले, उनके जॉब कार्ड बने, इस बात के लिए हमें डिपार्टमेंट को दिशा निर्देश दिया हुआ है। किसान बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस।